हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है प्राइमरी एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा तीन मेन प्राइमरी एक्टिविटीज पे, हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। और इन तीनों में से हम सबसे ज्यादा डिटेल में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि ऐसे एक्टिविटीज जिन्हें परफॉर्म करने के बदले हमें इनकम मिलता है, यानी कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेनली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है? ये एक्टिविटीज है प्राइमरी एक्टिविटीज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी और टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आपके आने वाले चैप्टर्स भी होंगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो इनकम जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेनली तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। वैसे तो इस चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ये तीनों एक्टिविटीज होते क्या है। सो फर्स्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज। सो प्राइमरी एक्टिविटीज में इंसान डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। सो इन सभी चीजों से जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं उन्हें डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं। सो इन प्राइमरी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। फिर आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन रॉ मटेरियल्स को, जो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, जो रिसोर्सेज निकलते हैं, उन्हें जब फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में सर्विस सेक्टर आता है। तो हमने बेसिक समझ लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के बारे में भी शॉर्ट में समझ लिया। अब हमारा पूरा फोकस प्राइमरी एक्टिविटीज पे रहेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में हम एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं क्या? सो प्राइमरी एक्टिविटीज में मेनली आता है हंटिंग, गैदरिंग, फिर पैस्टरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्टिविटीज। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क के लिए है, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। सो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमारा पहला टॉपिक है हंटिंग एंड गैदरिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी एक्टिविटी है। तो हंटिंग एंड गैदरिंग ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। तो जो भी प्रिमिटिव सोसाइटीज थे तो उसमें लोग अपने एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। एनिमल्स को हंट किया जाता था, प्लांट्स को गैदर किया जाता था जो भी फॉरेस्ट में अवेलेबल है। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज ऐसे ही अपने एनवायरनमेंट पे काफी हद तक डिपेंड करते थे। और किस एरिया में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, किस टाइप की एक्टिविटी लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये उस एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो लोग एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट एरियाज में होते हैं वो हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग फर्टाइल एरियाज में होते हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, और जो लोग कोस्टल एरियाज में होते हैं वो फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो एरिया पे डिपेंड करता है कि लोग किस तरह की एक्टिविटी प्रैक्टिस करेंगे। और पहले के टाइम पे जब हंटिंग होता था वो सर्वाइवल के लिए था, लेकिन आज के टाइम पे ये एक इलीगल एक्टिविटी हो चुकी है, क्योंकि जो भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनके लाइफ पे बहुत ही ज्यादा खतरा हो चुका है हंटिंग के वजह से, जो इलीगल एक्टिविटी है पोचिंग के वजह से। और जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उन पे ये खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इलीगल हंटिंग जो पोचिंग है उसे बैन भी किया गया है, इलीगल एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम गैदरिंग के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम गैदरिंग के फीचर्स देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि गैदरिंग कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि
प्रेजेंट डे कंडीशन क्या है, आज के टाइम पे गैदरिंग एज ए एक्टिविटी कैसे प्रैक्टिस की जाती है और कैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के साथ, मशीन मेड गुड्स के साथ कैसे ये एक्टिविटी compete कर रहा है। तो गैदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। सो गैदरिंग उन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे एरियाज में गैदरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। और गैदरिंग में हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे गैदर किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्लांट्स की रूट्स, सीड्स, जो भी एडिबल चीजें हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको गैदर किया जाता है, स्टोर किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, जो बेसिक नीड्स हैं। और गैदरिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इतना एडवांस्ड एक्टिविटी भी ये नहीं है। और इसी वजह से जो आउटपुट निकलता है बहुत ही कम निकलता है, और जितना भी आउटपुट है वो इंसान के इमीडिएट नीड्स के लिए ही काफी रहता है। कुछ सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं होता इस एक्टिविटी में। अब हमें देखना होगा कि गैदरिंग किन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहला है हाई लैटिट्यूड जोन्स, जिसमें नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया वाला रीजन आता है। हाई लैटिट्यूड मतलब 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ये वाला रीजन, नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, ये सारे रीजन। फिर आता है लो लैटिट्यूड वाला रीजन 0 टू 30 डिग्री, और लो लैटिट्यूड वाले जोन्स में आते हैं अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो आप जब भी इन एरियाज के बारे में देखोगे, और इस चैप्टर में बहुत सारे लोकेशंस, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हमेशा एक मैप के साथ जब आप चीजों को रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे अगर फिगर 4.2 हम देखें तो गैदरिंग नॉर्दर्न कनाडा वाले रीजन में प्रैक्टिस होता है, नॉर्दर्न यूरेशिया वाले रीजन में। फिर गैदरिंग नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला रीजन। फिर गैदरिंग पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में भी होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन, फिर अमेज़न बेसिन वाला रीजन। तो अगर आप मैप के साथ पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मॉडर्न टाइम्स में गैदरिंग एक मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी बनती जा रही है, लेकिन ये आज भी एक सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, क्योंकि जो आउटपुट है बहुत कम है और सरप्लस भी इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम ये देख सकते हैं कि एक कॉमर्शियल एक्टिविटी ये है, क्योंकि गैदरर्स जो प्लांट से लीव्स कलेक्ट करते हैं, जो रूट्स, फिर मेडिसिनल प्लांट्स, ट्रीज के जो बार्क्स जब कलेक्ट करते हैं, सिंपल प्रोसेसिंग के बाद इन्हें मार्केट्स में बेचते हैं। लेकिन गैदरर्स मार्केट को डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेन रीजन है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो सिंपल प्रोसेसिंग से बनते हैं, ये प्रोडक्ट्स मशीन मेड गुड्स से, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कम दाम में मिलते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, इनसे compete नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए गैदरिंग ग्लोबली इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं बन पा रही। नेक्स्ट टॉपिक पैस्टरलिज्म। सो हमने हंटिंग गैदरिंग कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट स्टेज आता है हिस्ट्री में भी पैस्टरलिज्म का स्टेज। सो इस स्टेज में जब ह्यूमन बीइंग्स ये रियलाइज करते हैं कि हंटिंग गैदरिंग इतना सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है। अब ऐसा क्यों रियलाइज करते हैं? हंटिंग इतना आसान काम नहीं होता, एक इंसान के लिए, मतलब उसकी जिंदगी के लिए भी इतना स्मूथ लाइफ नहीं देता। जो हंटर्स होते हैं उनकी जान पे खतरा रहता है, और ऐसा नहीं कि हर दिन आपको एनिमल्स मिलते ही रहेंगे, और इतना मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी नहीं है हंटिंग, और सस्टेनेबल भी नहीं है। तब इंसानों ने शायद सोचा होगा कि क्यों ना एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करें, और एनिमल डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन की भी कई सारे थियरीज है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ पैस्टरलिज्म पे फोकस करना है। तो ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हंटिंग से सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, हंटिंग एक मुश्किल एक्टिविटी बनती जा रही है, और उनके जान पे भी खतरा है, और हंटिंग सस्टेनेबल एक्टिविटी भी एक पॉइंट पे जब नहीं थी, तब ह्यूमन बीइंग्स ने शायद सोचा होगा कि क्यों ना एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर ले। और ये जो एनिमल डोमेस्टिकेशन है, एनिमल रियरिंग है, जो लोग जिस एरिया में है, उस एरिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और उस एरिया में जो एनिमल अवेलेबल है, उसी पे डिपेंड करेगा कि लोग किस एनिमल को डोमेस्टिकेट करेंगे। जैसे अगर आप डेजर्ट एरिया में हो, डेजर्ट एरिया में आप कैमल को डोमेस्टिकेट करोगे। आप किस एरिया में हो, उस एरिया में क्या एनिमल मिलता है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब
पैस्टरलिज्म को सबसिस्टेंस लेवल पे भी प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है इंसानों द्वारा अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। तो सबसिस्टेंस लेवल पे प्रैक्टिस होता है। फिर ये कमर्शियल लेवल पे भी प्रैक्टिस होता है, जहां पे एनिमल्स को रियर किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए। सो एक मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी भी है पैस्टरलिज्म। तो सबसिस्टेंस लेवल पे इसे नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है, और कमर्शियल लेवल पे भी कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो जो पैस्टरलिज्म है इसके दो कैटेगरीज हैं, सबसिस्टेंस लेवल पे नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लेवल पे कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो सबसे पहले हम नोमैडिक हर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नोमैडिक हर्डिंग को पैस्टरल नोमैडिज्म भी कहा जाता है। ये एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, और नोमैडिक हर्डिंग में हर्डर्स एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये इमीडिएट नीड्स हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। अब नोमैडिक हर्डिंग में हर्डर्स अपने एनिमल्स के साथ, अपने लाइवस्टॉक के साथ एक एरिया से दूसरे एरिया मूव करते ही रहते हैं, और ये मूव करते हैं इन सर्च ऑफ पैस्टरल लैंड, जो घास अपने एनिमल्स के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है, अच्छे क्वालिटी के पैस्चर्स, उसके सर्च में, पानी के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं ये एक टेरिटरी को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो टेरिटरी उनकी टेरिटरी होती है, वो उनसे जानी जाती है, जैसे गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, गड्डीज हैं। सो ये कुछ नोमैडिक कम्युनिटी है इंडिया में। नेक्स्ट हमें देखना है कि कई तरह के एनिमल्स को रियर किया जाता है डिपेंडिंग ऑन रीजन। वो रीजन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, और उस रीजन में कौन सा एनिमल है। तो इस पे डिपेंड करता है कि एक एरिया में हर्डर्स किस एनिमल को रियर करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट, कैमल इंपॉर्टेंट है, माउंटेनस एरियाज एग्जाम्पल तिब्बत और आंड्स माउंटेन। सो यहाँ पे याक और लामास बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिक और सबार्टिक एरियाज में रेनडियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लेजेस पुल करने के लिए भी रेनडियर्स का यूज किया जाता है। तो किस एरिया में कौन सा एनिमल होगा, किस एनिमल्स को हर्डर्स रियर करेंगे, वो डिपेंड करता है उस एरिया में कौन सा एनिमल मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैस्टरल नोमैडिज्म कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। तो पैस्टरल नोमैडिज्म 3 मेन जोन्स में या 3 मेन एरियाज में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। सो पहला एरिया है अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ये अरेबियन पेनिनसुला से पास होकर, मंगोलिया से होकर सेंट्रल चाइना तक आता है। सेकेंड एरिया है तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। थर्ड रीजन साउथ वेस्ट अफ्रीका वाला रीजन और आइलैंड ऑफ मडागास्कर। सो ये 3 जोन्स है, मेजर जोन्स है जहां पे पैस्टरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ट्रांसह्यूमंस, जो नोमैडिक हर्डिंग से लिंक्ड है। सो हमने ये पढ़ा कि हर्डर्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते ही रहते हैं, और इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है ट्रांसह्यूमंस। सो जब ये हर्डर्स माइग्रेट करते हैं प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में, ये पास्चर की तलाश में मूव करते हैं, तो ये समर सीजन में प्लेन एरियाज से माउंटेन टॉप में जाते हैं पास्चर की तलाश में। फिर जब विंटर सीजन आता है, ये माउंटेन के टॉप से प्लेन एरियाज में वापस आते हैं अगेन पास्चर की तलाश में। और इसी प्रोसेस को, ये जो वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसह्यूमंस। जब हर्डर्स प्लेन एरियाज से माउंटेन एरियाज में जाते हैं पास्चर की तलाश में समर सीजन में, फिर जब विंटर आता है माउंटेन एरियाज से वापस प्लेन एरियाज में आते हैं। जब तक ये वापस आते हैं प्लेन एरियाज में भी पास्चर ग्रो करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसह्यूमंस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालयन रीजन में जो इंपॉर्टेंट नोमैडिक कम्युनिटीज हैं, इनके नाम को आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नोमैडिक कम्युनिटीज है गुज्जर्स, बकरवाल्स, गड्डीज एंड भोटियास। नेक्स्ट, तुंद्रा रीजन में भी ट्रांसह्यूमंस प्रैक्टिस होता है। जब हर्डर्स साउथ से नॉर्थ मूव करते हैं समर सीजन में, फिर जब विंटर होता है वापस आ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना है। आज के टाइम पे पैस्टरलिज्म
कम क्यों हो रहा है, पैस्टरलिज्म अच्छे से ऑपरेट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या थ्रेट्स हैं जो हर्डर्स फेस कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमें 2 पॉइंट्स के बारे में समझाया है। फर्स्ट है इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। सो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, हर्डर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते रहते हैं, जहां जहां पैस्चर मिलता है अच्छी क्वालिटी का, जहां पानी मिलता है, अपने लाइफ स्टॉक के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं। सोचिए अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो आज के टाइम पे है और अगर वो बॉर्डर एरिया क्रॉस कर ले तो उनके लाइफ के लिए, उनके जान के लिए ये खतरनाक हो सकता है। अगर वो बॉर्डर एरिया इलीगली क्रॉस करे तो उन्हें डिटेन किया जा सकता है। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट हुई है इनकी वजह से ये एक एरिया में कन्फाइन हो गया और उस एरिया में जितना भी रिसोर्स है उन्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से उन्हें अपने कंट्री में, अपने टेरिटरी में ही रहना होगा। सेकेंड रीजन है न्यू सेटलमेंट प्लान्स। अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेटलमेंट प्लान्स है और ये जो सेटलमेंट प्लान्स है और जब हम डेवलपमेंट की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इनकी एक्टिविटी पे भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर पैस्टरल लैंड को डेवलप किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, एग्रीकल्चर लैंड बनाया जाए, उस पर कल्टिवेशन हो, अगर चेंज करने की कोशिश की जाए तो हर्डर्स के पास पैस्टरल लैंड अवेलेबल नहीं होगा। अगर हम लैंड को ठीक से केयर नहीं करेंगे, अगर लैंड डिग्रेड होता जा रहा है, अच्छे क्वालिटी के अगर पैस्चर अवेलेबल ना हो, तब भी हर्डर्स एनिमल्स को रेयर नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे और अपनी एक्टिविटी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो पैस्टरल नोमैडिज्म पे 2 मेन थ्रेट है। एक है इंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जब वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं उनके एक्टिविटी पे नेगेटिवली वो इम्पैक्ट करता है। फिर न्यू सेटलमेंट प्लान्स आने की वजह से भी, जो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग सेटलमेंट प्लान्स प्रैक्टिस करते हैं, उसके वजह से भी जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो अच्छे तरीके से नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। नेक्स्ट एक्टिविटी है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो ये कमर्शियल लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है और पैस्टरलिज्म से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो ये दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे से कैसे अलग है ये आपको पता होना चाहिए। नोमैडिक हर्डिंग के बारे में डिटेल में हमने देख लिया है, नेक्स्ट हम कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग कमर्शियल एक्टिविटी है, नोमैडिक हर्डिंग से कई ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग रैंचेस पे होता है, बड़े बड़े फार्म्स पे होता है और इन फार्म्स को फेंस किया जाता है ताकि जो एनिमल्स वहां पे ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेजिंग को रेगुलेट कर सके। अब ये जो बड़े बड़े रांचेस हैं, जो फार्म्स हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है और उन पार्सल्स को भी फेंस किया जाता है। और जब एक पार्सल में जो भी घास है वो खत्म हो जाता है तो एनिमल्स को नेक्स्ट पार्सल में शिफ्ट किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पास्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पास्चर। यानी कि उस पास्चर में, मतलब उस पास्चर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने एनिमल्स के लिए वो काफी रहेगा, उसी हिसाब से नंबर डिसाइड किया जाता है कि कितने एनिमल्स उस पार्सल में रहेंगे, कितने एनिमल्स ग्रेजिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन द सेंस कि इस एक्टिविटी में सिर्फ एक ही एनिमल पे फोकस किया जाता है, एक ही एनिमल को रेयर किया जाता है। अब ये एनिमल्स हो सकते हैं शीप, कैटल, गोट, हॉर्स, और इन्हें इसीलिए चूज किया जाता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, मीट, वूल, हाइड या स्किन, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है, साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है, सिंपल प्रोसेसिंग नहीं, साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है। तो इसीलिए ये वैल्यूएबल है और ये एक्टिविटी भी प्रॉफिटेबल है। और ये जो एनिमल रियरिंग होता है बड़े बड़े फार्म्स में, रैंचेस में, उसे साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसीलिए भी ये एक्टिविटी कैपिटल इंटेंसिव है। फिर साइंटिफिक बेसिस पे इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ब्रीडिंग में, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किया जाता है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाता है, फिर डिजीज कंट्रोल, वेटरिनरी केयर, हेल्थ केयर जो एनिमल्स का है, इन सभी चीजों पे भी फोकस किया जाता है। अब कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस किया जाता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए जैसे कंट्रीज में। सो हमने हंटिंग गैदरिंग कंप्लीट कर लिया, हमने पैस्टरिज्म कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के दो टाइप है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में मेनली स्लैश एंड बर्न जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो होता है, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्टली ट्राइब्स प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम एरिया की बात करें तो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इसका एक और नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। सो अब हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता क्या है। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले एक वेजिटेशन को या फिर एक फॉरेस्ट कवर को क्लियर किया जाता है, उसे जला के, फायर का इस्तेमाल करके। फिर जलने के बाद जो एशेस होते हैं, उन एशेस से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है। फिर उस लैंड में फिर क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, और जब हार्वेस्ट हो जाता है क्रॉप, तब उसके बाद उस लैंड को फैलो छोड़ दिया जाता है, उस पर फिर कल्टीवेशन नहीं होता। 3-4-5 सालों के लिए वहां पे कल्टीवेशन ही नहीं होता। फिर ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं वो उस लैंड को छोड़ के किसी और लैंड में जाते हैं, फिर वहां पे भी जाके सेम पहले क्लियर करते हैं वेजिटेशन को, फिर उसको जलाते हैं, फिर वहां पे कल्टीवेशन करते हैं, लैंड को फैलो छोड़ते हैं, फिर से किसी और एरिया में मूव करते हैं। ऐसा चलता ही रहता है, ये साइकिल चलता ही रहता है। इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। पहले स्लैश करते हैं यानी कि क्लियर करते हैं फॉरेस्ट कवर को, फिर उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, और फिर फैलो छोड़ देते हैं। 3-4 साल के लिए फैलो छोड़ देते हैं, फिर कुछ साल बाद उसी लैंड पे वापस आते हैं जब लैंड फर्टिलिटी रीगेन करती है। अब ये जो प्रैक्टिस है इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल होता है, स्टिक्स का, होस का। इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड ये प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ही प्रिमिटिव प्रैक्टिस है। और यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे ये साइकिल चलता ही रहता है, क्लियर करना, जलाना, नेक्स्ट लैंड में जाना, तो ये जो साइकिल है ये छोटा होता रहता है, कम होता रहता है, क्योंकि लैंड फर्टिलिटी लूज करती रहती है। अब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है। हमने ये देख लिया कि ट्रॉपिकल एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। अब अलग अलग एरियाज में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के, यहाँ पे इसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लडंग कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है। वियतनाम में रे, फिर ब्राजील में रोका। तो आप ऐसे इंपॉर्टेंट नाम ढूंढ सकते हो। और ये जो 3 नाम है जो हमने यहाँ पे देखे, ये 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको, फिर लडंग इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी 2 टाइप है, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मेनली उन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जो ए डेंसली पॉपुलेटेड है, और बी एशिया के उस एरियाज में जहां पे रेनफॉल ज्यादा रिसीव होता है, हाई रेनफॉल वाले एरियाज, मानसून एशिया वाला रीजन। सो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के भी 2 कैटेगरीज है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। सेकेंड, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, यानी कि पहली कैटेगरी जहां पे राइस का कल्टीवेशन होता है, और दूसरी कैटेगरी जहां पे राइस के अलावा क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है, जैसे वीट, बार्ली एक्सेट्रा। सो पहले देख लेते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। सो यहाँ पे कल्टीवेशन किस क्रॉप का होता है? राइस का होता है। अब कुछ फीचर्स है जो आपको अच्छे से समझने हैं। पहला फीचर ये है कि जो लैंड होल्डिंग है, छोटे छोटे लैंड है, साइज में बहुत छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। लैंड होल्डिंग जो ओनरशिप है, जो लैंड है, वो बहुत छोटे छोटे लैंड है। और यहाँ पे जो फार्मर्स काम करते हैं वो मशीन का इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं, और जो लेबर है वो फैमिली लेबर यानी कि मैनुअल लेबर है, फैमिली लेबर है। फिर जो फार्म में केमिकल फर्टिलाइजर्स इतना यूज नहीं होता,
मैन्योर का इस्तेमाल होता है फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो राइस कल्टीवेशन इन एरियाज में होता है, यहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया हाई है लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। अब ऐसा क्यों? यील्ड पर यूनिट एरिया यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट आता है, वो हाई आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है और उस छोटे लैंड में जितना भी आता है, मतलब इंटेंस कल्टीवेशन हो रहा है उस छोटे लैंड में, तो वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो यील्ड पर यूनिट एरिया हाई है क्योंकि लैंड ही छोटा है, तो उस छोटे लैंड में जो आउटपुट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा ही है। सेकेंड, लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। अब लेबर प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फैमिली लेबर यूज हो रहे हैं। यहाँ पे उस फैमिली में जितने भी लोग हैं वो उस छोटे से लैंड में काम कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। और लेबर प्रोडक्टिविटी इसीलिए लो है क्योंकि छोटे से लैंड में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए पर पर्सन अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो यील्ड पर यूनिट एरिया इसीलिए हाई है क्योंकि लैंड बहुत छोटा है और उस छोटे से लैंड में जितना भी आ रहा है वो आउटपुट कंपैरेटिवली ज्यादा ही आ रहा है। फिर लेबर प्रोडक्टिविटी इसीलिए लो है क्योंकि उस फैमिली के सभी लोग उसी लैंड में काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग उसी लैंड में काम कर रहे हैं, इसीलिए अगर हम पर पर्सन हम देखें तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, राइस के अलावा क्रॉप्स। अब जो एग्रीकल्चर है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सॉइल फर्टिलिटी पे, टोपोग्राफी पे, क्लाइमेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कई सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक एरिया में सेम क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं या हर एक एरिया में हम राइस कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मानसून एशिया है, एशिया के वो पार्ट्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहां पे भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम राइस कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो उन एरियाज में हम और क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे जैसे वीट, बार्ली, सोयाबीन, सोरगम, ये सारी चीजें कल्टीवेट करेंगे। अब एरियाज के नाम भी दिए हैं जहाँ पे ये क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, सो ये कुछ एरियाज है। और इंडिया में भी वीट ग्रोइंग स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है और इंडो गंगेटिक प्लेन्स के जो वेस्टर्न साइड है, तो वहां पे भी वीट कल्टीवेशन होता है। फिर वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के ड्रायर एरियाज में मिलेट्स को भी ग्रो किया जाता है। तो कुछ ऐसे एरियाज जहां पे राइस कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता, उन एरियाज में बाकी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, राइस के अलावा क्रॉप्स। अब जो एग्रीकल्चर है ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सॉइल फर्टिलिटी पे, टोपोग्राफी पे, क्लाइमेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कई सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक एरिया में सेम क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं या हर एक एरिया में हम राइस कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो मानसून एशिया है, एशिया के वो पार्ट्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहां पे भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम राइस कल्टीवेट नहीं कर सकते, तो उन एरियाज में हम और क्रॉप्स कल्टीवेट करेंगे जैसे वीट, बार्ली, सोयाबीन, सोरगम, ये सारी चीजें कल्टीवेट करेंगे। अब एरियाज के नाम भी दिए हैं जहाँ पे ये क्रॉप्स कल्टीवेट होते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, सो ये कुछ एरियाज है। और इंडिया में भी वीट ग्रोइंग स्टेट्स जैसे पंजाब है, हरियाणा है और इंडो गंगेटिक प्लेन्स के जो वेस्टर्न साइड है, तो वहां पे भी वीट कल्टीवेशन होता है। फिर वेस्टर्न और सदर्न इंडिया के ड्रायर एरियाज में मिलेट्स को भी ग्रो किया जाता है। तो कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे राइस कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता, उन एरियाज में बाकी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। सो हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन एक्सेट्रा, तो इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है यूरोपियंस ने कैसे अलग अलग एरियाज को अपना कॉलोनी बनाया था और इन कॉलोनीज में ना उन्होंने एक अलग टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिस्टम था। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर सिस्टम प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये हमें पता है। बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांटेशंस होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, इन बड़े बड़े प्लांटेशंस में एक ही क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है और ये कमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप्स हैं। और ये क्रॉप्स हैं टी, कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल। कुछ एग्जांपल्स आपको
इनमें से याद रखना है। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, बड़े बड़े प्लांटेशंस हैं और इस टाइप में जो कमर्शियल मार्केट्स के लिए कल्टीवेट किए जाते हैं क्रॉप्स, यहाँ पे एक ही टाइप का क्रॉप बड़े प्लांटेशन में कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को थोड़े डिटेल में जानेंगे। सो पहला फीचर है लार्ज एस्टेट्स। जैसा पहले भी हमने कहा कि लार्ज एस्टेट्स हैं, बड़े बड़े फील्ड्स हैं, प्लांटेशंस है। सेकेंड क्या फीचर है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्यों लगता है हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये एक्टिविटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा हाई है। नेक्स्ट फीचर मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। सो प्लांटेशन में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए जो प्लांटेशन फील्ड में काम करे और उन्हें सुपरवाइज करने के लिए भी वर्कर्स चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं। फिर जो गुड तैयार होता है उसे मार्केट में बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सो मैनेजरियल स्टाफ चाहिए होता है, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होता है। और क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट इसीलिए भी चाहिए होता है क्योंकि इसमें साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, एक ही क्रॉप का बड़ा सा प्लांटेशन। फिर मैनेजरियल स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट तो चाहिए ही रहता है, उसके साथ साथ चाहिए रहता है जो फील्ड में काम करने वाले लोग, और वो लेबर जो होना चाहिए चीप लेबर होना चाहिए। बड़े से प्लांटेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत ही चीप वेज रेट पे ये लोग काम करते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होता है इन प्लांटेशन को, एस्टेट्स को फैक्ट्रीज से जोड़ने के लिए, फिर फैक्ट्रीज को मार्केट से जोड़ने के लिए ताकि प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सके। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के मेन फीचर्स हैं, लार्ज एस्टेट्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, चीप लेबर, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से यूरोपियन पावर ने कहां पे क्या प्लांटेशन एस्टैब्लिश किए थे। सबसे पहले हम फ्रेंच की बात करते हैं तो फ्रेंच ने कोकोआ कॉफी प्लांटेशन लगाए थे वेस्ट अफ्रीका में। फिर ब्रिटिश ने टी गार्डन्स लगाए थे, हमें पता है इंडिया में, श्रीलंका में। फिर रबर प्लांटेशंस लगाए थे मलेशिया में। फिर शुगर और बनाना प्लांटेशंस वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट स्पेनिश, और यहाँ पे हम अमेरिकन की भी बात कर रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया था कोकोनट पे। फिर शुगर केन प्लांटेशंस पे फिलीपींस के। फिर ये जो डच है इनके पास मोनोपोली थी, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल था इंडोनेशिया के शुगर केन प्लांटेशंस पे। फिर जो ब्राजील के कॉफी फजेंडास हैं, जो लार्ज प्लांटेशंस जो फजेंडास हैं, वो आज भी यूरोपियंस मैनेज करते हैं। नेक्स्ट कमर्शियल एक्टिविटी है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। सो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में कई सारे क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं, वीट, कॉर्न, बार्ली, ओट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप वीट ही है। और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में जो फार्म साइज है, बड़े बड़े फार्म्स है, और इन बड़े फार्म्स में जो कल्टीवेशन होता है ये मशीन्स के इस्तेमाल से होता है। कल्टीवेशन का हर एक स्टेज, प्लोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, हर एक स्टेज में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, इसीलिए ये कैपिटल इंटेंसिव है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कल्टीवेशन में, इस सिस्टम में जो यील्ड पर एकड़ होता है, जो आउटपुट होता है यील्ड पर एकड़, वो लो रहता है और यील्ड पर पर्सन हाई रहता है। अब ऐसा क्यों? लो यील्ड पर एकड़ इसीलिए रहता है क्योंकि हमने अभी देखा कि जो साइज ऑफ द फार्म बहुत ही बड़ा है, बड़े बड़े फार्म्स है। अगर हम पर एकड़ देखें तो प्रोडक्टिविटी कम है। ओवरऑल अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम पर एकड़ देखें तो प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि लैंड एरिया ही इतना ज्यादा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि यील्ड पर एकड़ लो है लेकिन यील्ड पर पर्सन हाई है। इसका मेन रीजन ये है कि कम लोग काम करते हैं और मशीन ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए जो यील्ड पर पर्सन है वो हाई रहता है। प्रोडक्टिविटी इंसानों की हाई रहती है क्योंकि आधा काम तो मशीन कर रहे हैं।
इसीलिए वहां पे कम लोग एम्प्लॉयड रहते हैं। जैसे हमने पहले देखा, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स फील्ड में काम नहीं कर रहे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कम है और मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए हाई यील्ड पर पर्सन है। और जो फार्म का साइज है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है वो लार्ज होने की वजह से जो यील्ड पर एकड़ है वो बहुत कम है। कंपैरेटिवली प्रोडक्शन जो होता है ये कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन में ज्यादा है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है, कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन हम पर एकड़ अगर हम आउटपुट देखें तो कम हो जाता है क्योंकि फील्ड ही इतना बड़ा है। और पर पर्सन लोग कम होने की वजह से जो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहता है। नेक्स्ट मैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एरियाज जहां पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है। पहला है यूरेशियन स्टेपीज वाला रीजन, सेकंड कनेडियन अमेरिकन प्रायरीज वाला रीजन, फिर आता है पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, फिर वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, फिर न्यूजीलैंड में कैंटरबरी प्लेन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और मिक्स फार्मिंग मेनली प्रैक्टिस किया जाता है डेवलप्ड पार्ट्स में। और मिक्स फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव भी, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और ये डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड ऑल्सो टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट हम मिक्स फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। मिक्स फार्मिंग में जो फार्म्स होते हैं वो मॉडरेट साइज के होते हैं, यानी कि मीडियम साइज के होते हैं। और मिक्स फार्मिंग में हमें पता है इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्रॉप कल्टीवेशन पे भी और एनिमल हस्बेंड्री पे भी। एनिमल हस्बेंड्री पे इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस वजह से फॉडर क्रॉप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो चारे के लिए जो फसल होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है। फिर मिक्स्ड फार्मिंग में इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं व्हीट, बार्ले, ओट्स, मेज, राई और अगेन फॉडर क्रॉप्स जो चारे की फसलें होती हैं, फिर रूट क्रॉप्स। अब मिक्स फार्मिंग में एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एनिमल हस्बेंड्री को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो एनिमल्स होते हैं शीप, पिग, कैटल, ये एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करते हैं और जब अगर क्रॉप फेलियर हो तब जो एनिमल हस्बेंड्री से इनकम आता है इससे मतलब सस्टेन कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इनकम एनिमल हस्बेंड्री से आता है। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए इन मिक्स्ड फार्म्स में क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फील्ड में टर्न बाय टर्न दो अलग क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। जैसे अभी अगर सीरियल्स को कल्टीवेट किया जाए तो नेक्स्ट सीजन में उसी सेम फील्ड पे पल्सेस को कल्टीवेट किया जाएगा ताकि जो लेजुमिनस क्रॉप्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। तो अगर एक बार सीरियल्स कल्टीवेट किया, व्हीट या राइस कल्टीवेट किया, तो सेम फील्ड पे नेक्स्ट सीजन पल्सेस कल्टीवेट करते हैं। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सेम फील्ड में सेम टाइम पे दो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉप रोटेशन में भी दो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे करते हैं, सेम फील्ड अलग अलग टाइम। अब आज एक क्रॉप कल्टीवेट किया, जब ये हार्वेस्ट हो जाता है नेक्स्ट सीजन नेक्स्ट क्रॉप सेम फील्ड पे। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, सेम फील्ड पे सेम टाइम पे दो क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग की मदद से सॉइल फर्टिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं, इसीलिए मिक्स्ड फार्म्स में क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड फार्मिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मशीनरी पे होता है, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज में होता है, फिर ग्रीन मैन्योर्स को परचेज करने में भी होता है, बनाने में भी होता है, फिर मतलब स्किल और एक्सपर्टीज को एनहांस करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें भी होता है, यानी कि ट्रेनिंग देना और इन सभी चीजों में भी मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, स्किल डेवलपमेंट में भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग।
सो डेयरी फार्मिंग में मिल्क एनिमल्स को रियर किया जाता है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है। और डेयरी फार्मिंग की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, और सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर एनिमल शेड्स पे, स्टोरेज फैसिलिटीज पे, फीडिंग, मिल्चिंग मशीन्स पे, फिर जो स्टोरेज फैसिलिटीज जहाँ पे फॉडर खाना स्टोर किया जाता है, फिर ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये जो एक्टिविटी है हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। प्लस एक्सपेंडिचर ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा फोकस दिया जाता है कैटल ब्रीडिंग पे, फिर हेल्थ केयर पे और वेटेरिनरी सर्विसेज पे। सो हेल्थ केयर और ब्रीडिंग पे बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। फिर कैपिटल इंटेंसिव होने के साथ साथ डेयरी फार्मिंग लेबर इंटेंसिव भी है, क्योंकि कांस्टेंट केयर देना होता है, फीडिंग पे, मिल्चिंग पे, मतलब खाना खिलाना, फिर मिल्चिंग करना, दूध निकालना, तो लेबर जरूरी है, इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव भी है। और एक और रीजन है, कोई ऑफ सीजन नहीं है। जैसे क्रॉप कल्टीवेशन होता है हार्वेस्ट के बाद, जब ऑफ सीजन आता है, एक ब्रेक आता है, वैसे डेयरी फार्मिंग में तो कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऑफ सीजन नहीं है, तो लेबर को कॉन्स्टेंटली काम करना ही पड़ता है, और लेबर जरूरी होता है फीडिंग और मिल्चिंग के लिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है, और इसके पीछे का मेन रीजन है जो अर्बन एरियाज में जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले लोग रहते हैं, जो डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे है, और यहाँ पे जो मार्केट है वहां पे डिमांड है दूध का, मिल्क का, डेयरी प्रोडक्ट्स का। सो इसीलिए ये अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो डेवलप्ड एरियाज है, उन एरियाज में डेयरी फार्मिंग ज्यादा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है मिल्क, फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। फिर एक और एडवांसमेंट जब होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन, रेफ्रिजरेशन, पैस्चराइजेशन, ये कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध को ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंप्रूव हुआ, जल्दी से हम फार्म से मार्केट तक ये गुड्स को पहुंचा सकते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन की मदद से हम ज्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेयरी फार्मिंग के 3 मेन रीजन्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और टॉप पे है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, सेकेंड है कनाडा का रीजन, थर्ड रीजन है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया का रीजन। सो ये 3 मेजर रीजन्स है जहां पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ये एक स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एक्टिविटी है, इसके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। अब हमें यह समझना होगा कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो नाम से हमें पता चल जाता है कि मेडिटेरेनियन रीजन में ही प्रैक्टिस किया जाता होगा। तो ये जो एरिया है मेडिटेरेनियन सी के पास वाला, जो ऊपर नीचे और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। और इस एरिया में जो मॉडरेट क्लाइमेट है, और इसी क्लाइमेट के सिमिलर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जिस भी एरिया में देखने को मिलता है, वहां पे भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। जैसे कि सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, फिर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और मेनली मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इस एरिया में प्रैक्टिस होता है, जो मेडिटेरेनियन सी के पास वाला एरिया है। और सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन वाले एरियाज में भी, जैसे सदर्न कैलिफोर्निया, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने हैं मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के। पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस। सो सिट्रस फ्रूट्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटीकल्चर भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। विटीकल्चर इज ग्रेप कल्टीवेशन, ग्रेप्स को जो कल्टीवेट करते हैं। सो ये मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की, इस रीजन की एक स्पेशलिटी है, ग्रेप कल्टीवेशन, जिसे हम विटीकल्चर भी कहते हैं। 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ग्रेप कल्टीवेशन इतना प्रोमिनेंट होने की वजह से इस एरिया में बेस्ट क्वालिटी वाइन्स, दुनिया के बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इस एरिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं हाई क्वालिटी ग्रेप्स से। और जो भी ग्रेप्स है जिनकी क्वालिटी थोड़ी कम है, उन ग्रेप्स को रेजिन्स और करंट्स में ड्राई किया जाता है, और ये किशमिश होते हैं। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे ऑलिव्स और फिग्स भी कल्टीवेट किए जाते हैं। फिर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले रीजन्स में एक एडवांटेज है इनके पास,
मेन एडवांटेज ये है कि जो विंटर सीजन में जब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है तो जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन एरियाज में ग्रो किए जाते हैं विंटर सीजन में, तब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतना कल्टीवेशन तब होता नहीं है। तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स को ये लोग कैप्चर कर सकते हो। तब यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में विंटर के टाइम पे डिमांड हाई रहता है और तब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। सो विंटर सीजन में जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में डिमांड हाई रहता है तो ये लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। सो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में मेनली हम हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स को जैसे फ्रूट्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स इन सभी चीजों का कल्टीवेशन करते हैं। और जो फार्म एरिया बहुत ही छोटे छोटे फार्म्स है और ये कैपिटल इंटेंसिव भी है लेबर इंटेंसिव भी है। और इन छोटे छोटे फार्म्स में वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स का कल्टीवेशन होता है। और ये जो मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर वाले एरियाज होते हैं जो स्मॉल फार्म्स है वो ऐसे एरियाज में मेनली अर्बन सेंटर्स में जहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो ताकि ये मार्केट में जो अर्बन मार्केट है जहां पे ये कस्टमर्स रहते हैं जो इन गुड्स का डिमांड ज्यादा करते हैं जो हाई इनकम ग्रुप में आते हैं तो या इन प्रोडक्ट्स का इन गुड्स का जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा होता है अर्बन एरियाज में। इसीलिए मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर के फार्म्स उन एरियाज में है जो अर्बन एरियाज है मोस्टली और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अच्छे हैं। अब मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर लेबर इंटेंसिव है और कैपिटल इंटेंसिव भी है। तो एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा इरिगेशन HYV सीड्स के परचेस में, फिर फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड, फिर जो कोल्ड वाले एरियाज में आर्टिफिशियल हीटिंग इन सभी चीजों के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। अब इस टाइप का एग्रीकल्चर कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है तो अर्बन एरियाज में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड है और इंडस्ट्रियल एरियाज भी। सो मोस्टली अर्बन एरियाज इंडस्ट्रियल एरियाज जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो एरियाज भी। सो ऐसे एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर मेडिटेरेनियन रीजन। अब हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर जहां पे फ्लावर्स को कल्टीवेट किया जाता है। फ्लावर कल्टीवेशन में स्पेशलाइज करते हैं फ्लोरिकल्चर। सो नेदरलैंड्स में फ्लोरिकल्चर बहुत ही प्रैक्टिस किया जाता है और यहाँ पे मेनली टूलिप्स का कल्टीवेशन होता है। तो हमने देखा कि जब फ्लावर में स्पेशलाइज करते हैं तो वो फ्लोरिकल्चर होता है। वैसे ही जब फार्मर्स सिर्फ वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं उस फार्मिंग प्रैक्टिस को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ये आपके लिए एक नया टर्म होगा ट्रक फार्मिंग। सो जब फार्मर्स वेजिटेबल कल्टीवेशन में स्पेशलाइज करते हैं उसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब ये ट्रक फार्मिंग नाम क्यों पड़ा? सो इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये फार्मर्स अपने फार्म्स में ये वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं इन वेजिटेबल्स को मार्केट तक ट्रक्स में पहुंचाया जाता है और ये जो ट्रक्स हैं ये फार्म और मार्केट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ओवरनाइट कवर कर लेते हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं इसका मतलब। इसीलिए इस फार्मिंग प्रैक्टिस का नाम ट्रक फार्मिंग पड़ा। और आप लोगों को ये याद रखना है कि इस फार्मिंग में फार्मर्स वेजिटेबल्स में स्पेशलाइज करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स कल्टीवेट करते हैं। सो ट्रक फार्मिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फैक्ट्री फार्मिंग। सो फैक्ट्री फार्मिंग मेनली अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज जो कि डेवलप्ड एरियाज हैं वेस्टर्न यूरोप नॉर्थ अमेरिका इन एरियाज में फैक्ट्री फार्मिंग होता है। फैक्ट्री फार्मिंग में एक्चुअली लाइव स्टॉक रियरिंग होता है। लाइव स्टॉक रियरिंग को हम फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि पोल्ट्री फिर कैटल रियरिंग ये सब होता है। एनिमल्स को कैटल को स्टॉल में पेन्स में रखते हैं, मैन्युफैक्चर्ड खाना खिलाते हैं। ज्यादा फोकस दिया जाता है डिजीज कंट्रोल पे, वेटरनरी सर्विस पे, हेल्थ केयर पे। फिर ब्रीड सिलेक्शन होता है, साइंटिफिक ब्रीडिंग होती है यानी कि फिटेस्ट सबसे प्रोडक्टिव ब्रीड को मतलब सेलेक्ट किया जाता है। तो फैक्ट्री फार्मिंग में लाइव स्टॉक रियरिंग होता है और इंपॉर्टेंस दिया जाता है डिजीज कंट्रोल पे और ब्रीड सिलेक्शन पे। फिर हीटिंग लाइटिंग ये सब भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने कई सारे फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, फिर कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हम फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया है। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं।
कोऑपरेटिव फार्मिंग, दूसरा कलेक्टिव फार्मिंग। सो अब हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे फार्मिंग के कितने टाइप्स हैं। सो पहला है कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो कोऑपरेटिव्स के बारे में आपने सुना होगा। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को, अपने आउटपुट को, अपने रिसोर्सेस को साथ में लाते हैं, पूल करते हैं। और कोऑपरेटिव फार्मिंग से मेन एम ये होता है कि फार्मिंग एक्टिविटी को और प्रॉफिटेबल बनाए। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं वो वही रहेंगे, जो फार्म लैंड है उसका ओनर नहीं चेंज होगा। अगर मैं एक फार्मर हूं और मैं एक लैंड को ओन करती हूँ तो वो मेरा ही लैंड रहेगा, और जब मैं एक कोऑपरेटिव का पार्ट बनूंगी तब भी मैं ही उस लैंड की ओनर रहूंगी, लेकिन मैं अपने रिसोर्सेस को मेरे फार्मिंग कोऑपरेटिव में ऐड कर दूंगी। यानी कि मैं जितना भी प्रोड्यूस करूंगी वो मेरे कोऑपरेटिव में जाएगा, जो कोऑपरेटिव यूनियन है उसमें जाएगा, लेकिन मेरे लैंड को मैं ही ओन करूं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज अ मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। उस लैंड का ओनर वो फार्मर ही रहता है, ओनरशिप में चेंज नहीं आता। फार्म का जो लैंड है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन जो फार्मिंग एक्टिविटी है, जो आउटपुट निकल के आ रहा है, वो एक कोऑपरेटिव इनिशिएटिव का पार्ट बन जाता है। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग आया ही क्यों, ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ ही क्यों? सो कोऑपरेटिव फार्मिंग से कई सारे एडवांटेजेस फार्मर्स को मिलते हैं। पहला कि निगोशिएट कर सकते हैं प्राइस को। इतने सारे फार्मर्स एक यूनियन फॉर्म करते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं, तो प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो इनपुट है, जो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो इनपुट चाहिए रहता है, फर्टिलाइजर्स हो चाहे जो भी हो, उसे प्रोक्योर कर सकते हैं और एक अच्छे दाम में प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कलेक्टिवली वो लोग खरीदते हैं, तो इनपुट प्रोक्योर करने में आसानी मिलती है। अच्छे दाम में अच्छे से बार्गेन करके अच्छे दाम में ये क्रॉप्स बेच सकते हैं। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है ये फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। और कोऑपरेटिव ये जो मूवमेंट है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रहा है, जैसे डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डेनमार्क में है। क्योंकि हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डेनमार्क में देखा जाए तो हर एक फार्मर कोऑपरेटिव का मेंबर है। इससे पता चलता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग डेनमार्क में कितना सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, कलेक्टिव फार्मिंग। सो कलेक्टिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग से अलग है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हमें कलेक्टिव फार्मिंग क्या है ये समझना होगा। सो जब हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग पढ़ा, वहां पे एक पॉइंट हमने देखा कि इंडिविजुअल ओनरशिप है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में भले ही इंडिविजुअल साथ में आके अपना रिसोर्सेज पूल कर रहे हो, लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप, इंडिविजुअल लैंड इंटैक्ट रहता है। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में कलेक्टिव ओनरशिप है, यानी कि सोशल ओनरशिप है, कलेक्टिव लेबर है। और इस कलेक्टिव फार्मिंग को कोलकोज भी कहते हैं, जो कि यूएसएसआर में प्रैक्टिस किया जाता था। और यूएसएसआर में मॉडल ऑफ कोलकोज को इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सके और यूएसएसआर सेल्फ सफिशिएंट बन सके। लेकिन ये एम यूएसएसआर अचीव नहीं कर पाता, ये कलेक्टिव फार्मिंग इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। सो कलेक्टिव फार्मिंग में भी फार्मर्स अपने सभी रिसोर्सेज को पूल करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार पूल करने के बाद ओनरशिप ना इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहता, सोशल ओनरशिप होता है। वो सब कलेक्टिवली उन रिसोर्सेज को ओन करते हैं। अगर फार्मर लैंड, अपने लेबर, अगर लेबर प्रोवाइड कर रहा है, अगर एनिमल्स, इन सभी को अगर पूल कर रहा है, तो इस मॉडल में इंडिविजुअल एक छोटा सा एरिया ही या छोटा सा पार्ट ही अपने पास रख सकता है। अगर क्रॉप्स ग्रो कर रहा है एक फार्मर, तो एक छोटा हिस्सा ही, एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन ही अपने फैमिली के लिए, अपने डेली नीड्स को मीट करने के लिए रख सकता है। बाकी सब गवर्नमेंट के पास चला जाता है, क्योंकि मॉडल ही सोशल ओनरशिप का है, कलेक्टिव ओनरशिप का है। तो स्टेट यहाँ पे सब कुछ संभाल रहा है। तो इस मॉडल में पता है क्या होता है, अब एक फार्मर जो लैंड ओन ही नहीं कर रहा, सारा रिसोर्सेज पूल कर रहा है, बहुत ही लिमिटेड ओनरशिप है, अपने प्रोड्यूस में से बहुत ही कम वो अपने पास रख सकता है, तो वो उसके पास इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं बचता।
तो प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम ये है नहीं। तो अगर खुद का लैंड होगा तो फार्मर कोशिश करेगा कि एग्रीकल्चर को और बूस्ट करे और पैसे कमाए और प्रॉफिट कमाए। लेकिन जब फार्मिंग एक्टिविटी ही कलेक्टिव है, सोशल ओनरशिप है, जब फार्मर अपना लैंड तब ओन ही नहीं कर रहा, अगर सोशल ओनरशिप का अगर चल रहा है तो फार्मर क्यों इंसेंटिव लेगा प्रोडक्शन बढ़ाने की, क्यों वो एफर्ट लेगा। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी नहीं रहती। तो ये मेन प्रॉब्लम था कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल का, जहां पे फार्मर्स अपना सारा रिसोर्स पूल कर देते थे, लैंड लेबर सब प्रोवाइड करते थे, लेकिन एक छोटा सा पार्ट ही अपने लिए रिटेन करते थे। तो वो एग्रीकल्चर को और इंप्रूव करने के लिए स्टेप्स नहीं ले पाते। नेक्स्ट इज माइनिंग। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कवर कर लिए हैं, हंटिंग गैदरिंग, एग्रीकल्चर, पैस्टरलिज्म। अब हम माइनिंग पे फोकस करेंगे। माइनिंग हमें पता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी मदद से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस से। अब जो मिनरल्स हैं जिन्हें हम माइन करके निकालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। अगर हम हिस्टोरिकल एजेस देखें तो मिनरल्स के बेसिस पे कैटेगराइज किए हैं, जैसे कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। और एंशियंट टाइम में मिनरल्स का इस्तेमाल होता था टूल्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए। फिर मॉडर्न टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद माइनिंग एक्टिविटी और ज्यादा डेवलप हो गई और इसका इंपॉर्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। और मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि मशीन से लेकर कॉस्मेटिक्स तक सब में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे हम माइनिंग के इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ माइनिंग पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे माइनिंग एक्टिविटी का प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट फैक्टर है, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो दो मेन फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आता है साइज, फिर ग्रेड और क्वालिटी, फिर मोड ऑफ ऑकरेंस कि कहाँ पे ये मिनरल्स मिलते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला है डिमांड फॉर द मिनरल। जो भी मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसका माइनिंग हो रहा है, मार्केट में उसका डिमांड कितना है, कितना वैल्यूएबल है वो मिनरल, कितना डिमांड है। फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, उस पर भी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। फिर कैपिटल, इन सारे टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए एक्सपेंडिचर कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना पड़ेगा, लेबर का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ माइनिंग। मोड ऑफ ऑकरेंस कि कैसे, कहाँ पे मिनरल्स मिल रहा है, कहाँ पे है। फिर नेचर ऑफ द ओर का नेचर क्या है, ओर किस फॉर्म में है। इस बेसिस पे माइनिंग के दो टाइप्स हैं, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग पहले देख लेते हैं। सरफेस माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं और ये सबसे आसान मेथड है माइनिंग करने का, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग या सरफेस माइनिंग से जो भी सरफेस के सबसे पास जो मिनरल्स मिलते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इस मेथड में ना ओवरहेड कॉस्ट और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं लगते और ओवरहेड कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम तो होता है लेकिन आउटपुट बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस के पास जितने भी मिनरल्स आते हैं उन्हें हम सरफेस माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकेंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अंडरग्राउंड माइनिंग या फिर इसे शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। अब जब मिनरल सरफेस के बहुत पास है तो हम सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग, जिसे स्ट्रिप माइनिंग भी कहा जाता है, उस मेथड के थ्रू हम जो भी मिनरल सरफेस के बहुत क्लोज है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी मिनरल बहुत ही अंदर है, सरफेस के बहुत ही अंदर है, बहुत ही डीप है, उन्हें अगर बाहर निकालना हो तो हमें अंडरग्राउंड माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग का यूज करना होगा। अब इस मेथड में आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे वर्टिकल शाफ्ट्स को डिग किया जाता है और ऐसे करके मिनरल्स तक, बहुत ही अंदर तक जाते हैं और मिनरल्स तक पहुंचते हैं और ऐसे ही इन्हीं पैसेजेस से फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर पहुंचाया जाता है। अब ये सब करने के लिए स्पेशली डिजाइन लिफ्ट चाहिए होता है, कैरी करने के लिए ड्रिल्स चाहिए होते हैं, ये ड्रिल करने के लिए, वर्टिकल शाफ्ट्स बनाने के लिए हॉलेज व्हीकल्स चाहिए होता है, मूव करने के लिए चीजें। फिर वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए, हम इतना डीप जाते हैं तो वेंटिलेशन जरूरी है, सेफ्टी इंश्योर करना पड़ता है, इसीलिए वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए।
और फिर ये जो एक माइनिंग मेथड ये बहुत ही रिस्की है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर भी होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को इंश्योर करना है, इतनी सारी चीजें खरीदना है, तो एक्सपेंडिचर भी उतना ही होगा। लेकिन ये मेथड बहुत ही ज्यादा रिस्की है। रिस्क क्या क्या है? पॉइजनस गैस है, फायर है, फ्लड है, और रूफ कोलैप्स हो सकता है। हम इतना डीप ड्रिल कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, अंदर तक जा रहे हैं, माइंस मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रूफ कोलैप्स होने का खतरा भी हमेशा रहता है। फिर पॉइजनस गैस, फायर, फ्लड, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो उससे भी खतरा हो सकता है। तो ये एक खतरनाक मेथड है और इस मेथड में बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट्स होने का भी चांस बहुत ही ज्यादा हाई है और ऐसे केसेस होते भी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग एक्टिविटीज से पीछे हट रहे हैं, ये धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है कि लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, हाई लेबर कॉस्ट है, ये एक इशू है। फिर ये जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, यहाँ पे ज्यादा फोकस सर्विस सेक्टर पे दिया जाता है, सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड है, इसीलिए भी ये माइनिंग स्टेज से पीछे हट रहे हैं। अब डेवलप्ड इकोनॉमीज तो इन स्टेजेस से पीछे हट रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में माइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज मोस्टली जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लेबर फोर्स भी बहुत ज्यादा है, पोवर्टी से सफर कर रहे होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के लिए ये लेबर फोर्स बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। और इन डेवलपिंग कंट्रीज में इसीलिए माइनिंग एक्टिविटीज ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेबर यहाँ पे अवेलेबल है और जो चीप रेट पे काम करता है इन फेटल कंडीशंस में, इस बुरे कंडीशन में चीप रेट्स में ये लेबर यहाँ पे काम करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज में जो माइंस होते हैं। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि अफ्रीका के कंट्रीज, साउथ अमेरिका में कुछ कंट्रीज, एशिया में कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे 50% से ज्यादा जो कमाई होती है वो मिनरल से होती है, यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज से होती है। सो दिस वाज चैप्टर 4, प्राइमरी एक्टिविटीज। आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन रोज का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज के एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।